बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का यूनिट नंबर 9 का चैप्टर 11 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर के साथ साथ और क्या डिस्कस करेंगे या फिर आपको और क्या क्या चीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यानी कि विद आंसर। दूसरा, सीबीएसई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन और सेल्फ असाइनमेंट मिलेंगे कुछ एमसीक्यू बेस्ड जो कि नीट के क्वेश्चंस पे ही डिपेंड होंगे। उसके साथ टिप्स ऑन नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, डायग्राम्स होंगे इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में भी और नीट में भी पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको उसमें जानने के लिए मिलेंगे। तो अगर कहें शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे तो इन सभी की पीडीएफ लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और क्या देखा था। हमने ये देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे बना सकते हैं यानी कि एक ओवरव्यू देखा था सिंपल सा, और इसकी प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको इस वीडियो की लिंक चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर उस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आज की वीडियो और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी। तो इस चैप्टर का ये है पार्ट 2 वीडियो जिसमें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, लाइगेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर क्या होता है वेक्टर के बारे में जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टूल पे, लाइगेज, डीएनए लाइगेज। लाइगेज एज ए ग्लू वर्क करता है, एज ए ग्लू। ग्लू का काम क्या होता है, चिपकाना, चाहे वो कागज हो कुछ भी हो, पेस्ट करना। तो ऐसे ही लाइगेज का काम होता है पेस्ट करना यानी कि चिपकाना। ये काम कैसे करता है, मान लीजिए ये दो डीएनए फ्रेगमेंट है, एक फॉरेन डीएनए है और एक वेक्टर डीएनए। अब हमें इन्हें लाइगेट करना है तो लाइगेट करने के लिए लाइगेज एंजाइम यूज होता है। वो क्या करेगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये याद रखने वाली चीज है, कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो सबसे ज्यादा लाइगेज एंजाइम यूज किया जाता है उस लाइगेज एंजाइम का नाम है T4 DNA ligase, T4 DNA ligase। तो ये है लाइगेज का वर्क। अब हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें, वेक्टर इज अ कैरियर और व्हीकल दैट डिलीवर्स अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी सबसे पहले देखा था, हम जो डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन से यानी कि जो इंसुलिन हमने लिया था उसको पहले हमने वेक्टर में ट्रांसमिट किया था, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसके बाद हमने होस्ट सेल में ट्रांसमिट किया। तो वेक्टर में ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जरूरत क्या है। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ह्यूमन डीएनए होता है उसको रेप्लिकेशन होने के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन का डीएनए होता है वो काफी बड़ा होता है। तो हम जो डिजायर्ड जीन होती है सिर्फ उसी को निकाल के, क्योंकि हमें उसी का रेप्लिकेशन उसी का ही प्रोडक्शन कराना है, तो उसको हम वेक्टर में डाल देते हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर कुछ भी नहीं है, वेक्टर सिर्फ एक प्लाज्मिड है जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। तो जो प्लाज्मिड होता है उसका जो रेप्लिकेशन का टाइम होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि कम टाइम में ज्यादा रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम अपने डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए में ट्रांसमिट कराते हैं। तो ये है वेक्टर की इंपॉर्टेंस। तो वेक्टर कुछ नहीं है, वेक्टर सिंपल एक डीएनए की सीक्वेंस ही है, डीएनए ही होता है वेक्टर। कैसे, बैक्टीरियल सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल में एक तो क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है बैक्टीरिया का। दूसरा होता है प्लाज्मिड, दूसरा क्या होता है, प्लाज्मिड, जो कि प्लाज्मिड का होना ना होना बैक्टीरियल सेल पे कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट एक्ट एज ए वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अलावा किसी और तरीके से भी हम वेक्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में तब हम जानेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोई भी वेक्टर यूज कर सकते हैं अपने डिजायर्ड जीन को रेप्लिकेट कराने के लिए, तो नहीं। वेक्टर में कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए
ताकि वो हमारे डिजायर्ड जीन को अच्छे से रेप्लिकेट कर सके। तो वेक्टर में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो ये तो प्रॉपर्टी होती ही है वेक्टर में। और रेप्लिकेशन भी कैसा होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन को हम ऑटोनोमस रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। रेप्लिकेशन, ठीक। तो ये हर वेक्टर में प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की। अगला क्या क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वेक्टर वी गेट। तो वेक्टर को अभी मैंने बताया किस में से लेते हैं, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से, बैक्टीरियल प्लाज्मिड। अब फर्स्ट वेक्टर जिसने डिस्कवर किया था वो है विलियम हेज और जेसुआ लैडरबर्ग, यानी कि डिस्कवर्ड बाय ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वेक्टर किसने डिस्कवर किया था। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि वेक्टर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब बात करते हैं हम वेक्टर के फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए किसी भी वेक्टर में। तो सबसे पहले आता है ऑराई। ऑराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऑराई क्या होता है, कोई भी जो वेक्टर होगा उसका वो सीक्वेंस यानी कि वो रीजन जहां से रेप्लिकेशन होना शुरू होगा, तो उस ओरिजिन को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये जो ऑराई होता है यूकैरियोटिक में काफी जगह प्रेजेंट होता है, यानी कि एक से ज्यादा ऑराई प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें जो ऑराई होता है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे वेक्टर के फीचर्स को समझने के लिए, जैसे कि वेक्टर PBr32। तो PBr32 में ये ग्रीन रीजन जो आपको दिख रहा है ये है ऑराई, यानी कि अगर हम किसी भी फॉरेन डीएनए को यानी कि डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कराएंगे तो हम इस ऑराई पे कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से ही रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। और हमारा मेन मोटिव क्या होता है वेक्टर में इंसर्ट कराने के लिए डिजायर्ड जीन को, कि रेप्लिकेशन होनी शुरू हो, यानी कि रेप्लिकेशन का जो रेट है वो ज्यादा हो। तो अगर हम ऑराई को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इट इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। अब दूसरी चीज आती है सेलेक्टेबल मार्कर। जस्ट इमेजिन मैंने दो सेल ली, सेल 1 जिसमें मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करा चुकी हूं, यानी कि सेल 1 जिसमें मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करा चुकी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या था, वेक्टर में जब मैं डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दूंगी। और सेल सेकेंड जिसमें मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर नहीं कराया है। तो अब इन दोनों सेल में मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूंगी कि कौन से सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या किसमें नहीं है। तो इसी को पता लगाने के लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत होती है। सेलेक्टेबल मार्कर भी वेक्टर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस वेक्टर PBr322 में कौन से हैं सिलेक्टेबल मार्कर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो क्या होगा, इन दोनों का क्या काम होगा कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंट यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रेजेंट होंगे इस वेक्टर में, तो ना तो एम्पिसिलिन का इस सेल पे या इस वेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही टेट्रासाइक्लिन का इस वेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां से काट दूं इसको तो क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं फिर इस वेक्टर को एम्पिसिलिन सॉल्यूशन में डालती हूं तो इस वेक्टर की डेथ हो जाएगी।
तो इससे पता चल जाएगा कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उसमें तो एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ नहीं होगी। इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इसमें मैं दो तरह की सेल डालती हूं, एक है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल से मतलब नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें मैंने कहा कट लगाया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पे कट लगाया है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, वाटर फिल कर दूंगी। तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों पे। अब उसके बाद मान लीजिए इस वाटर में अगर मैं क्या डाल दूं, क्योंकि हमने एम्पिसिलिन पे कट करा यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट इनएक्टिवेट हो गया। अगर मैं इसमें एम्पिसिलिन सॉल्यूशन डाल दूं तो क्या होगा, एम्पिसिलिन इस पे तो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रेजेंट है, लेकिन इस पे वर्क करेगा। तो जिसकी वजह से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डेथ हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में भी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। क्या है? वेक्टर है यानी कि प्लाज्मिड में बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये जो एंजाइम होता है ये प्रोड्यूस करता है कलर। तो अगर हम डीएनए को, अपने डिजायर्ड डीएनए को यहां पर इंसर्ट करा दें, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को निकाल दें और यहां पर अपना डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करा दें, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बचा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो डीएनए होगा यानी कि ये जो वेक्टर होगा कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। और जबकि जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस करेगा कलर को। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर विच इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड विच इज नॉट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब तीसरा क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है? क्लोनिंग साइट वो रीजन होता है जहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो रिकॉग्नाइज करेगा अपने सीक्वेंस को और वेक्टर को काटेगा। उस साइट को हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट। जैसे कि हमने देखा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उसी साइट पे कट करेगा जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहाँ होगा? क्लोनिंग साइट पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस वेक्टर में दिखाया है कि अगर BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज करेंगे तो वो यहां पर कट करेगा। अगर हम SAL1 को यूज करेंगे एज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो वो यहां पर कट करेगा। और अगर हम EcoR1 या कोई और भी HIND3 को यूज करेंगे तो वो यहां पर अपना कट करेंगे। अगर हम BAM-H1 को यूज करते हैं एज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो वो यहां कट करेगा, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पे कट करेगा। तो कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर इनएक्टिवेट होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम फिर इस वेक्टर को किसी टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन के अंदर डालें तो क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि जो रेप्लिकेशन वाला डीएनए है यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जो हम प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज करते हैं इनकी नेमिंग कैसे होती है, तो नेमिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर कौन से? प्लाज्मिड। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले, PBr322। तो ये जो वेक्टर है इसका नेमिंग कैसे किया है? P का क्या मतलब है? प्लाज्मिड। B and R stands for Bolivar and Rodriguez।
यानी कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब 322 का क्या मतलब है यहाँ पर? डिस्टिंग्विश दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अदर्स डेवलप्ड इन द सेम लैबोरेटरी। तो ये इस तरीके से वेक्टर की, यानी कि जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है उसकी नेमिंग की जाती है। अब अगर हम दूसरा वेक्टर देखें तो कौन सा है? PUC8 वेक्टर। ये वेक्टर PBr322 से ही डेराइव हुआ है और इसका भी मतलब क्या है? P फॉर प्लाज्मिड, UC फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने इसको डिस्कवर किया। और 8 का क्या मतलब है? वो ही सेम, इट डिस्टिंग्विश द प्लाज्मिड फ्रॉम अदर्स डेवलप्ड इन द सेम लैबोरेटरी। अब हमने ये देख लिया कि प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। अब दूसरा है जिसको हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। क्या? जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर अपना रेप्लिकेशन करते हैं, यानी कि अपने जीनोम को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर। तो इनको हम एज ए वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है लैम्डा फेज वेक्टर, ये लैम्डा का सिंबल है LAMBDA, लैम्डा फेज वेक्टर, और M13 वेक्टर। तो ये दो बैक्टीरियोफेज वेक्टर हैं जो हम RDT में यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। अब तीसरा है कॉस्मिड, which is also used as a vector। कॉस्मिड क्या होता है? कॉस्मिड लैम्डा फेज वेक्टर और प्लाज्मिड का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि लैम्डा फेज और क्या? प्लाज्मिड मिलके क्या बनाते हैं? कॉस्मिड। तो ये है तीसरा कॉस्मिड। फोर्थ वन कौन सा है? फेजमिड। फेजमिड कैसे बना हुआ है? फेजमिड प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। जनरली हम इसको कब यूज करते हैं? जब हमें लार्ज DNA सीक्वेंस की जरूरत होती है। अब अगला अगर हम देखें कि वो वेक्टर्स जिनको हम प्लांट्स में यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग जीन्स, तो इसमें कौन सा है? एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ पैथोजन। क्या है ये? एक पैथोजन है जो कि कॉज करता है डिसीज किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में ये डिसीज कॉज करता है। और क्या करता है ये? इस पैथोजन के अंदर एक tDNA होता है जो कि ये अपना tDNA ट्रांसफर कर देता है प्लांट की नॉर्मल सेल में, ट्रांसफर इनटू नॉर्मल सेल ऑफ प्लांट। प्लांट की नॉर्मल सेल में ट्रांसफर कर देगा और जिसकी वजह से क्या होगा? विच कॉज ट्यूमर सेल। नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है? जिसकी वजह से ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन? एक पैथोजन है जो कि डिसीज कॉज करता है प्लांट्स में। और किस तरह के प्लांट्स में? डाइकॉट प्लांट्स में। और कैसे करता है? इस पैथोजन में एक tDNA प्रेजेंट होता है, तो ये tDNA नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन। अब हम इसको एज ए वेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं? तो क्योंकि ये जो पैथोजन होता है इसमें ये एबिलिटी होती है कि बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर सके, तो हमें वेक्टर में यही तो चाहिए होता है जो आसानी से क्लोनिंग कर सके जीन को। तो हम क्या करेंगे? ये जो DNA होता है tDNA, इसी की वजह से ही ट्यूमर सेल हो रही है। तो मान लीजिए ये DNA है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन का, ये है जो ये DNA का फ्रेगमेंट है जो कि कॉज कर रहा है ट्यूमर सेल। तो हम क्या करेंगे? इसको हम निकाल देंगे
और इसकी जगह हम अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट करा देंगे। तो हम इसमें अपना डिजायर्ड डीएनए जो होगा हमारा उसको इंसर्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हम इस पैथोजन को एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं, किसमें, प्लांट्स के अंदर। अब ऐसे कुछ वायरस होते हैं जो हम एनिमल्स के अंदर एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो अगला टाइप क्या है हमारा वेक्टर का, वायरस फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल्स। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेट्रोवायरस। आपने नाम भी सुना होगा रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस कौन से होते हैं, पहले ये देखते हैं। रेट्रोवायरस आर दोज वायरस विच कंटेन आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वो वायरस जिनके अंदर आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, उन वायरस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस में भी ये एबिलिटी होती है कि नॉर्मल सेल को ये कन्वर्ट कर सकता है कैंसरस सेल में या फिर ट्यूमरस सेल में। तो ये होती है रेट्रोवायरस की एबिलिटी। और भी टाइप्स है वेक्टर के जिनको हम यूज कर सकते हैं इन आरडीटी, और वो कौन सा है, एक और शटल वेक्टर। शटल वेक्टर, शटल वेक्टर में क्या होता है, ये दोनों तरह की सेल्स में रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि इसको हम एज ए वेक्टर यूकैरियोटिक सेल में भी यूज कर सकते हैं और बैक्टीरियल सेल में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इकोलाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, इस वेक्टर के अंदर दोनों के लिए ऑराई प्रेजेंट होती है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के लिए अलग ऑराई होती है और प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल के लिए अलग इसकी ऑराई होती है, यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड, ये शटल वेक्टर का एग्जाम्पल है। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो YEP, इसकी क्या फुल फॉर्म होगी, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। तो ये है शटल वेक्टर के एग्जाम्पल। शटल वेक्टर के अलावा और भी वेक्टर्स हैं जिनको हम आरडीटी में यूज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, BAC, YAC,